जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ देखा कि नासा को मार्स पे पास्ट लाइफ का एविडेंस मिला है तो इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। शायद इसलिए कि इस तरह के न्यूज़ हम देखते आए एंड इन खबरों को अक्सर बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। पर जैसे जैसे मैंने इस बारे में और पढ़ा और जाना, मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस बार की खबर पहले वालों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग है। ये पहले वाले न्यूज़ ये बताते हैं कि हमें मार्स पे ऐसे कंडीशंस का एविडेंस मिला जिस पे लाइफ बन सकता था, लेकिन इस बार हमें लाइफ का ही एविडेंस मिला है और ये एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि नासा का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुन लीजिए। So this very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars. तो देखते हैं ये एविडेंस है क्या और ये एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। ये मार्स का पत्थर देखिए, इसको नाम दिया गया है छयावा फॉल्स। इसमें जो स्पॉट्स या पैटर्न्स है यही एविडेंस है कि मार्स पे कभी लाइफ था। आपको शायद लगे कि ये बेसिक से दिखने वाले पत्थर को एलियन लाइफ का इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्यों कहा जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिस लॉजिक या साइंटिफिक मेथड से हम इस पत्थर तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्स पे रैंडमली सर्च करते वक्त ऐसा पत्थर मिल गया, बल्कि हम किसी स्पेसिफिक जगह में ऐसे ही पैटर्न्स वाले पत्थरों को ढूंढ रहे थे। लेकिन क्यों? इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं कि हम मार्स पे इतनी लाइफ की बात करते ही क्यों है। अगर हम ये समझेंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हम इस नए एविडेंस की अहमियत समझ पाएंगे। तो जब हम किसी भी प्लैनेट में लाइफ को ढूंढते हैं तो हम सबसे पहले वहां लिक्विड वाटर ढूंढते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे, इंसान, बैक्टीरिया, हर तरह के लाइफ को पानी की जरूरत होती है। ऐसे बैक्टीरिया है जिनको हवा या ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, लेकिन पानी सबको चाहिए, हर जानवर को और उनके हर एक लिविंग सेल को। आज के दिन तो मार्स के सरफेस पे लिक्विड वाटर रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर ना के बराबर है और यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं। लेकिन करीब 3-4 बिलियन साल पहले मार्स का अर्थ जैसा ही थिक एटमॉस्फेयर था, जिस वजह से मार्स बस अर्थ से थोड़ा ठंडा था और इसके सरफेस पे कई जगह लिक्विड वाटर था। इसके हमें भरपूर एविडेंसेस मिले हैं। मार्स के सरफेस पे कई रिवर्स और लेक्स के पैटर्न्स दिखते हैं। रॉक्स में ऐसे मार्किंग्स जो पानी के मूवमेंट से ही बन सकते हैं, ऐसे गोल पेबल्स जो रिवर्स के फ्लोइंग वाटर से ही बन सकते हैं, एंड सॉइल में कई मिनरल्स जो पानी के प्रेजेंस में ही बन सकते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, नासा के लेटेस्ट रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस ने इन रिवर बेड्स और लेक बेड्स के सॉइल को एनालाइज किया तो पता चला कि इस सॉइल में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ में हर लाइफ फॉर्म के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा इस सॉइल में कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिले। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं एंड लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारा डीएनए, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, शुगर्स, ये सब। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स या इंग्रेडिएंट जरूर है, लेकिन ये खुद लाइफ नहीं है, ना ही ये लाइफ के स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्योंकि कई सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कभी कभी लाइफ के बिना नेचुरल प्रोसेसेस से भी बन सकते हैं। तो मार्स के इन वाटर बॉडीज में 3-4 बिलियन साल पहले वो सभी चीजें मौजूद थी जिनसे अर्थ पे लाइफ बना है। पानी, ये बेसिक एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और अर्थ पे भी इसी समय के अराउंड और ऐसे सिमिलर कंडीशंस में ही लाइफ का ओरिजिन हुआ था 3.7 बिलियन ईयर्स पहले। तो जब समय और एनवायरनमेंट दोनों काफी सिमिलर है, तो जिस तरह से अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई वही मार्स पे क्यों नहीं हो सकता। ये एक बेसिक लॉजिक है मार्स पे लाइफ ढूंढने के पीछे। तो मार्स पे 3-4 बिलियन साल पहले लाइफ क्रिएट होने के कंडीशंस तो थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ क्रिएट हुआ ही होगा। दोनों चीजों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब तक हमने जो भी खबरें देखी है वो सभी के सब पहले वाले कैटेगरी में आते हैं। तो मार्स के इन सूखे वाटर बॉडीज में लाइफ के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना एक बात है, लेकिन 3-4 बिलियन साल पहले एग्जिस्ट करने वाले लाइफ को कैसे ढूंढे। हमने इंस्पिरेशन लिया अर्थ से। अर्थ पे जहां रिवर्स सीस या लेक्स में जुड़ते हैं वहां पे डेल्टास फॉर्म होते हैं। ये वो रीजन है जहां पे रिवर्स अपने साथ बहा के लाए हुए सैंड, क्ले और बाकी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। ये सेडिमेंट्स बहुत लंबे समय में कंप्रेस होके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। अगर ऐसे किसी रॉक के सैंपल को आप माइक्रोस्कोप में देखो तो बहुत अलग अलग माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के स्पीशीज दिखेंगे जो रिवर अलग अलग जगह से बहा के यहाँ लाया था। तो नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स पे ऐसे ही रॉक सैंपल्स की तलाश में था। इसके लिए ये रोवर जेजेरो क्रेटर में इस रीजन में सर्च कर रहा था। ये रीजन बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक रिवर डेल्टा था जब ये रिवर इस लेक में आकर जुड़ता था। और ये एविडेंस या फोटो इस सूखे रिवर डेल्टा से मिले एक सेडिमेंट्री रॉक का है। अब इसमें माइक्रोब्स या बैक्टीरिया तो नहीं होंगे, क्योंकि मार्स के सरफेस कंडीशंस आज के दिन लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है,
लेकिन क्या इसमें कभी माइक्रोब्स थे? इस रॉक पे बने ये जो स्पॉट्स है, साइंटिस्ट के हिसाब से ये स्पॉट्स माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से ही बने हैं। अगर ऐसा ही दिखने वाला पत्थर हमें धरती पे मिलता तो भी हम यही कहते कि ये स्पॉट्स माइक्रोब्स या बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से बने होंगे। इन स्पॉट्स को देखिए, जिसमें एक पेल वाइट स्पॉट के अराउंड एक ब्लैक रिंग है। इन स्पॉट्स को साइंटिस्ट लेपर्ड स्पॉट्स कह रहे हैं। हो सकता है आपको ये स्पॉट्स काफी नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन ये दिखने से ही नॉर्मल नहीं है। ये सेडिमेंटरी रॉक्स रिवर्स जो सेडिमेंट्स या सॉइल लाते हैं उनके डिपोजिशन से बनता है। जैसे धरती पे सैंड के डिपोजिशन से सैंडस्टोन बनता है। अब इसमें सैंड के साथ कुछ और सेडिमेंट्स भी आ सकते हैं, जिस वजह से सैंडस्टोन का कलर कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंट हो। लेकिन ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड व्हाइट पैचेस में तो सेडिमेंट्स इकट्ठे नहीं होंगे, और ऊपर से एग्जैक्टली इन व्हाइट पैचेस के अराउंड ब्लैक सेडिमेंट्स इकट्ठे नहीं होंगे। अगर आप बीच पे जाओगे तो वहां पे मौजूद सैंड भी एक सेडिमेंट ही है जो सी डिपॉजिट कर रहा है। इसमें हो सकता है कहीं आपको थोड़ा डार्क सैंड मिले, कहीं थोड़े कलर वेरिएशंस हो, अलग अलग लेयर्स में कलर वेरिएशंस हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिखे कि ब्राउन सैंड में अलग अलग जगह व्हाइट सैंड इकट्ठा हो रखा है और उसके अराउंड ब्लैक सैंड एक रिंग बना रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगेगा, राइट? तो अगर सेडिमेंट्स ऐसे पैटर्न्स में इकट्ठे नहीं हो सकते तो उनसे बनने वाले सेडिमेंट्री रॉक में भी ऐसे पैटर्न नहीं होने चाहिए। तो इस रॉक के फॉर्मेशन के बाद इसके अंदर इंटरनली कुछ तो हुआ है जिससे ये स्पॉट्स आए हैं, वो भी हर जगह नहीं, कुछ कुछ लोकलाइज्ड एरियाज में। ये क्या हुआ होगा ये समझते हैं। जो परसिवरेंस रोवर है वो कई अलग अलग तरह के फोटोज तो लेता ही है। इसके अलावा इसमें शर्लॉक और वॉटसन नाम के 2 मॉड्यूल्स हैं जो लेसर्स और स्पेक्ट्रोग्राफी यूज करके इन रॉक्स के केमिकल कॉम्पोजिशन बता सकती है। इन मॉड्यूल्स को यूज करके इन स्पॉट्स को एनालाइज किया तो पता चला कि इन रीजन्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह तो है ही जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लेकिन इसके अलावा 2 और केमिकल्स मिले, विवियनाइट और ग्रेगाइट। ये मिनरल्स अर्थ पे लगभग हमेशा ही बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। बेसिकली हम लोग जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया मेटल्स और बाकी केमिकल्स के रिएक्शंस को यूज करके उससे निकलने वाली एनर्जी से अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। और इस प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट होते हैं विवियनाइट और ग्रेगाइट जैसे मिनरल्स। जैसे हम जब ब्रीथ करते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे बैक्टीरिया के प्रोसेसेस इन स्पॉट्स के केमिकल कॉम्पोजिशन को ही नहीं, इनके शेप को भी एक्सप्लेन करती है। जैसे जियोबैक्टर, शिवानल्ला जैसे कुछ बैक्टीरिया अपनी एनर्जी के लिए फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करते हैं। ये आयन के 2 कॉमन स्टेट्स होते हैं। पहला फेरिक आयन जो रेडिश कलर का होता है। मार्स के सॉइल और पत्थर फेरिक आयन से रिच होते हैं, जिस वजह से पूरा प्लैनेट रेड दिखता है। और जिस रॉक में ये लेपर्ड स्पॉट्स मिले हैं वो भी फेरिक आयन से रिच है और रेड है। आयन का दूसरा कॉमन स्टेट है फेरस आयन, जो लाइट कलर्ड होता है और पानी में सॉल्युबल होता है। तो करीब 3 बिलियन साल पहले जब ये पत्थर इस लेक के नीचे था, तब अगर इसके अंदर इसके पोर्स में जियोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया होते तो ऐसे ही स्पॉट्स बनते, क्योंकि ये बैक्टीरिया एनर्जी के लिए अपने आसपास मौजूद रेड फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करते, जिस कारण इन जगहों से रॉक का रेड कलर चला जाएगा। अब ये जो फेरस आयन बना है वो पानी में सॉल्युबल है, तो अब ये आयन इस लीच्ड व्हाइट रीजन से पानी के साथ रॉक के पोर्स के थ्रू बाहर स्प्रेड कर सकता है। ऐसे स्प्रेड करते वक्त ये रॉक में मौजूद फॉस्फेट और सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड यानी विवियनाइट और ग्रेगाइट जैसे डार्क प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो इस लीच्ड व्हाइट रीजन के अराउंड ये ब्लैक रिंग बनाते हैं। पर क्या कोई नॉन बायोलॉजिकल तरीके नहीं है इन मिनरल्स और स्पॉट्स के बनने के? यही सवाल है जो पिछले 1 साल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। परसिवरेंस रोवर का ये लेपर्ड स्पॉट्स वाला फोटो और इसका केमिकल एनालिसिस हमारे पास जुलाई 2024 से ही है, लेकिन अभी सितंबर 2025 में जाके नासा ने ये अनाउंस किया कि ये मार्स पे लाइफ का अब तक का सबसे क्लियरेस्ट साइन है। करीब 1 साल से ज्यादा तक साइंटिस्ट यही देख रहे थे कि ये विवियनाइट और ग्रेगाइट जैसे मिनरल्स बनने की कोई और वजह हो सकती है कि नहीं। ऐसे में कुछ केसेस या हाइपोथेसिस निकल के आए जिसमें ये मिनरल्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम हीट में ये बन सकते हैं, लेकिन इस रॉक पे हीट सहने के कोई भी निशान नहीं मिलते। इसके अलावा एसिडिक कंडीशंस में भी ये मिनरल्स बन सकते हैं, लेकिन इस रॉक का एसिड से इंटरैक्ट करने का भी कोई निशान नहीं मिलता। जैसे इस रॉक के एक पार्ट में ओलिवाइन नाम का मिनरल है, जो अगर एसिड से इंटरैक्ट किया होता तो ये डिसॉल्व हो चुका होता।
ऐसे सारे ही हाइपोथेसिस रॉक के बाकी कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हुए बहुत अनलाइकली थे, सिवाय एक के कि ये स्पॉट्स माइक्रोब्स की एक्टिविटी के निशान है। और जिस लॉजिक और साइंटिफिक मेथड से हमने इन रॉक्स के लिए सर्च करा है वो हमें इस बात पर और यकीन दिलाता है। अब ब्यूटी ऑफ साइंस देखो, अब सबका इंसेंटिव है इस हाइपोथेसिस को गलत प्रूव करना, इसके अगेंस्ट काउंटर केसेस लाना और हाइपोथेसिस लाना कि ये मिनरल्स बिना लाइफ के कैसे बन सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड आपको इंसेंटिवाइज करता है दूसरों के हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए। इस कारण जो हाइपोथेसिस एंड में बचा रहता है वही अक्सर सच होता है। तभी नासा ने ये स्टेटमेंट दिया है पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को। And so we put it out to our scientific friends to pressure test it, to analyze it, and go, did we get this right? Do we think this is signs of ancient life on Mars? And after a year of review, they've come back and they said, listen, we can't find another explanation. So this very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, which is incredibly exciting. वैसे पता है, अगर ये रॉक हमारे पास होता तो हम पक्का बता पाते कि ये स्पॉट्स लाइफ की वजह से क्रिएटेड है या नहीं। लेकिन ये रॉक है मार्स पे, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर। तो परसिवरेंस के कुछ मॉड्यूल्स यूज करके हमने इसके बारे में कुछ चीजें तो पता लगा ली, लेकिन अगर हम ये रॉक्स के सैंपल्स को धरती पे वापस ला पाए तो यहाँ पे तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज है जिनसे हम इसका एज, इसमें मौजूद आइसोटोप रेशियोज, इसमें मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिमेट्री, कई चीजें देख के बता सकते हैं कि इसमें कभी लाइफ था कि नहीं। इंसानों को मार्स तक जाने के लिए अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन नासा के आगे के मिशंस ये मार्स के रॉक सैंपल्स को वापस लाने के लिए है। इस मिशन का नाम है मार्स सैंपल रिटर्न। इस मिशन का पहला पार्ट हो चुका है जिसमें परसिवरेंस रोवर ने इन रॉक्स को ड्रिल करके सैंपल्स कलेक्ट किए और इनको एक पॉइंट पे रिट्रीवल के लिए रखा। अब आगे मल्टीपल मिशंस में इन सैंपल्स को इस रिट्रीवल पॉइंट से कलेक्ट करके एक बेसिक रॉकेट से मार्स के ऑर्बिट में डाला जाएगा। फिर एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट से इसको पिक करके धरती पे वापस लाएगा। अगर सब सही चलता है तो लेट 2030s में कभी ये मार्स के रॉक सैंपल्स धरती पे पहुंचेंगे। लेकिन तब तक ये परसिवरेंस रोवर और रॉक्स को चेक करेगा और सैंपल्स को एनालाइज करेगा, क्योंकि ये जितना बड़ा क्लेम है कि मार्स पे कभी लाइफ एग्जिस्ट करता था, इसके लिए हमें उतने ही बड़े और कई ज्यादा एविडेंसेस ढूंढने होंगे। और अगर मार्स पे लाइफ था 3 बिलियन साल पहले ही सही और माइक्रोबियल लाइफ ही सही, इसका सिग्निफिकेंस आज के दिन भी बहुत ज्यादा है। अगर हमारे बगल वाले प्लैनेट में ही कभी लाइफ था, इसका मतलब होगा कि लाइफ हम जैसा समझते हैं वैसा रेयर नहीं है, बल्कि शायद लाइफ हर उस जगह पनप सकती है जहां लाइफ के लिए केमिकल कंडीशन सही हो। और अगर सिंपल लाइफ इतनी आसानी से स्टार्ट हो सकता है तो वहां से हमें पता है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन समय के साथ उसको कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ कैसे ले जाता है, जो एक प्रूवन चीज है। तो हमारे बगल वाले प्लैनेट में 3 बिलियन साल पुराने माइक्रोब्स का एविडेंस मिलना सिर्फ ये बात को कंफर्म नहीं करता है कि कभी पास्ट में सिंपल एलियंस थे, ये इस बात का भी इशारा है कि इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं कहीं ये सिंपल लाइफ कॉम्प्लेक्स लाइफ में इवॉल्व हुआ होगा, जिसका मतलब आज के दिन भी इस यूनिवर्स में हमारे जैसे इंटेलिजेंट स्पीशीज हो सकते हैं। शायद हम अकेले ना हो इस यूनिवर्स में।